ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਫਿਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। बना हुआ है कि आम आदमी पार्टी के जो हमारे सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल, जिनको जिस तरीके के साथ और जिस हालात में और जिस दिनों में अरेस्ट किया गया है वो साफ एक साजिश, एक कॉन्स्पिरेसी को साबित करता है। जिस तरह भारत सरकार ने इलेक्शन में घबरा कर कह लो या अपने आप को कमज़ोर होता जब पाया है, क्योंकि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड के बारे में एक बहुत ही बड़ा स्कैम जो आउट किया था, उसको छुपाने के लिए, उस इशू को दबाने के लिए और मेन जो इस समय भारत की जनता जो एक बगावत की, जो लोग बगावत कर रहे हैं जिस इश्यूज़ को लेके, उस इश्यूज़ को दबाने के लिए इन्होंने घबराहट में आके अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है। और जो मेन मुद्दे हैं, ईवीएम वाला मुद्दा है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो कितने हज़ार करोड़ का जो स्कैम है उसको दबाने की ये कोशिश की जा रही है कि ताकि लोगों का ध्यान मेन इशू से भटक के दूसरी तरफ आ जाए। ये जो केस है, जो लीगल जो केस चल रहा है, जिस केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, इस केस के बीच में ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये 2 सालों से चल रही है। और आमतौर पे अगर आपको पता होना चाहिए कि जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें 60 डेज़ में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके पुलिस को चालान पेश करना पड़ता है कोर्ट में। और जो हीनियस टाइप ऑफ क्राइम्स होते हैं उसमें 90 डेज़ में चालान पेश करना पड़ता है। और ये कैसा केस है, ये कैसा राजनीति दुश्मनी वाला केस है कि मार्च 2023 में पहले सिसोदिया साहब को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अक्टूबर 2023 को संजय जी को गिरफ्तार किया जाता है इसी केस में। और जब इलेक्शन की इस समय बिगल बज चुकी है, जब इलेक्शन की तैयारी हो रही है तो हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस केस के फैक्ट्स के बारे में जनता को बताना बहुत ज़रूरी था कि आम लोगों को कई बातें क्लियर नहीं हो पाती है कि केस में है क्या। ये जो केस जो फाइल किया गया, ये एक डायरेक्टर हैं जो अरबिंदो फार्मा के मिस्टर सार्था रेड्डी, इनकी अरेस्ट होती है, इनको ईडी अरेस्ट करती है। और अरेस्ट केस होने के बाद उनको बीजेपी वाले अपने पहले में अपने साइड में ले जाते हैं, उसको सरकारी गवाह बनाकर, उसको मेन अक्यूज़ को सरकारी गवाह बनाकर और आम आदमी पार्टी के सभी लीडरों को गिरफ्तार किया जाता है। जो सरकारी गवाह बनता है वो उनका एलिगेशन है, अभी जो आप प्रेस में देख रहे हैं कि 100 करोड़ का जो स्कैम है जिसमें अरविंद केजरीवाल साहब को पकड़ा गया। मेरी आपसे हाथ जोड़ के बेनती है कि मिस्टर सार्था रेड्डी के बारे में अगर आप अभी गौर से उनका अगर पास देखोगे तो उन्होंने उनकी गिरफ्तारी के बाद, गिरफ्तारी से पहले 5 करोड़ रुपया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दिया इलेक्ट्रिक बॉन्ड की रिश्वत। मैं इसको रिश्वत बोलूँगा। दिस इज़ ये एक ब्राइब है एक क्रिमिनल बंदे से, जिसको ये क्रिमिनल बोल रहे हैं कि शराब के स्कैम में जो अक्यूज़ है उससे 5 करोड़ रुपया बीजेपी वाले पहले लेते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और उसके बाद 25 करोड़ रुपया नवंबर 2023 में 25 करोड़ रुपया ले रहे हैं। और उसके बाद अभी तक 34 करोड़ का हमारे पास एविडेंस था पहले, जब सुप्रीम कोर्ट में जो लिस्ट इन्होंने इशू की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 34 करोड़ का था। अब पता लगा कि 55 करोड़ के करीब वो मोदी साहब को फंड्स दे चुके हैं। तो फिर तो आप ही बताइए, मेरे पे एक झूठा इल्ज़ाम है, मेरी पार्टी के लीडर पे झूठा इल्ज़ाम है कि हमने 100 करोड़ रुपया खाया। तो ये दोषी होने के बाद जो 55 करोड़ रुपया मोदी जी ने लिया है, तो मोदी इज़ आल्सो वन ऑफ द मेन अक्यूज इन दिस केस। अगर एक मौजूदा चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली को आप अरेस्ट कर सकते हो तो हम तो उसको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ही बोलेंगे, क्योंकि अब कोड लग चुका है। वो प्राइम मिनिस्टर की इन्वेस्टिगेशन, ईडी वाले इन्वेस्टिगेशन में मोदी साहब को इंटरोगेट क्यों नहीं करते?
उन्होंने जो अभी जो बोला कि 55 करोड़ के करीब वो ले चुके हैं इसी बंदे से, सार्थक रेड्डी से ले चुके हैं, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? उसकी उनके लिए ईडी वाले प्रधानमंत्री से पूछगिछ क्यों नहीं करने जा रहे? अगर हमारे अरविंद केजरीवाल को उन्होंने अरेस्ट कर लिया कि बोला कि ये, तो प्राइमा फेसिया जो एक एफआईआर लॉन्च होने के वक्त एक दोषी के खिलाफ एविडेंस आती है, वो हमारे पास वो तो लीक आउट होगी सारी कि इतने इलेक्टेड बॉन्ड उनके खाते में गए हैं, प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट पे गए हैं। तो इसी की वजह से हमने जो आज का एक मुद्दा है कि इतना सेंसिटिव इशू है कि सभी भारतीय लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है एक डिक्टेटर ने, भारत के डिक्टेटर ने, और खुद किस तरह इन्होंने ब्लैकमेल किया हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को कैसे बेचा अपनी दोस्तों को, आपको पता है, उसको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह इसने सारे हिंदुस्तान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो समुद्र के किनारे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हैं, चाहे रेलवे स्टेशन है, किस तरह अपने ही दोस्तों को दिया। दो ही दोस्त रखे इन्होंने, खुद भी दो हैं और इनके भी दो हैं। और साथ जो मिस एप्रिसिएशन ऑफ फंड्स इन्होंने सरकार में किया है, आज तक ईडी ने इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। आज तक सीबीआई ने नहीं पूछा समुद्र के किनारे से अडानी साहब का 20,000 करोड़ रुपए का एनडीपीएस का माल आया तो वो कहाँ से आया, किसने भेजा, उनकी इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं कर पाए जी। हजारों करोड़ रुपए का जो धंधा पहले पंजाब से होता था वो गुजरात से चल रहा है, उसके बारे में ये साइलेंट है। और इन्होंने किया क्या? और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज खाली ठीक है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज खाली ठीक है, और ये दूसरे लोगों को भी जीने नहीं दे रही। और अगर मैं फहरिस्त अपनी देखूं, जो आपको लिस्ट बताऊं, तो आपको इतनी हैरानगी होगी कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, उनको इन्होंने, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कैसे इन्होंने लूटा। पहले ये इनकी जो ब्लैकमेलिंग का मेथड है, जो इन्होंने एक बार नहीं सैकड़े बार यहाँ अपनाया है। और जो मैं कंपनीज का नाम लेना शुरू करूँगा तो ये तकरीबन 50 के करीब कंपनीज हैं। मैं आपको बड़ा बता देता हूँ, जैसे कि मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है, इनको इन्होंने 140 करोड़ रुपया अपने अकाउंट में डलवाया। 140 करोड़, 100 करोड़ में अरविंद केजरीवाल अंदर हैं और 140 करोड़ एक ही कंपनी से ले रहे हैं। और बड़ी कंपनियां, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड कंपनी, पहले ईडी का रेड कराया, इन पे इनकम टैक्स का रेड हुआ, और उसके बाद 45 ऑप्शन है वो वाकई सामने आनी चाहिए। हम नहीं बोलते, अगर हम बोलते अगर 100 करोड़ के केस में अरविंद केजरीवाल को हमने गिरफ्तार किया ना, तो कितने हज़ार करोड़ रुपया मोदी जी ने भी इकट्ठा किया, वो भी उनके साथ। और इसी केस में यहाँ 34 करोड़ तो रिकॉर्ड बोल रहे हैं और हमारी पार्टी 55 करोड़ बोल रही है। तो मोदी जी को भी को एक्यूज होना चाहिए, मोदी जी को भी उनके साथ ही जेल में होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं, विचारधारा देखो, 2 डज़न की पार्टी इकट्ठी हो गई हैं, मगर वो नज़र भी आनी चाहिए ना। ये जो जंग है ना, ये डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने के जो तुले हुए हैं, जो एक भाषा एक राष्ट्र, पॉसिबल नहीं है। इधर इतनी भाषाएं, इतने धर्म हैं, हिंदुस्तान में इतनी लैंग्वेजेस हैं, आप लैंग्वेजेस को इनको ख़त्म नहीं कर सके। ये सारी हमारी स्टेट्स, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। हम किसी का कल्चर, किसी की बोली को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। हर एक स्टेट हमारे लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है। जैसे यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स हैं, तो हमारा भी इसी तरह स्टेट्स हैं। हम चाहते हैं हर स्टेट की एक पहचान जो बनी हुई है, जो हमारे अलग स्टेट के, राजस्थान की अपनी पहचान है, हमारे मराठा भाइयों की अपनी पहचान है, उनकी पहचान भी रहे। और पार्टीज जो है, जो पार्टी हर स्टेट की जो पार्टी है, कोई पार्टी बता दो, आज तक बता दो, कभी वाजपेयी साहब ने एक भी, जहां उनकी सरकार नहीं बन रही, उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करके एक भी एमएलए खरीद के अपनी सरकार बनाई। और मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं कि वाजपेयी साहब ने अगर ईमानदारी दिखाई थी तो दोबारा बीजेपी जीती है। और जिस दिन ये बीजेपी हार गई तो आने वाले 50 सालों में बीजेपी दोबारा नहीं आएगी, मेरी आपसे गारंटी है। मैं 100% कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि बीजेपी में इतनी करप्शन मैंने कभी नहीं देखी। सारे कांग्रेस के लीडर करप्ट बीजेपी में ले गए, और एक ये बोल रहे थे कांग्रेस फ्री गवर्नमेंट बनानी है, ये तो कांग्रेस के सारे लीडर ले गए। और फिर दूसरी पार्टीज़ के जितने भी लीडर हैं, सारे पार्टीज़ हमारे चंडीगढ़ में आपके सामने है सारी पिक्चर। चंडीगढ़ में जिस तरह किया, और हम सलूट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, चंद्रचूड़ जी को सलूट करते हैं। अगर वो ना होते तो चंडीगढ़ में आज भी बीजेपी ने हेराफेरी करके अपना मेयर जिता दिया था। चंडीगढ़ में कांग्रेस और आप पार्टी रखे इलेक्शन भी करेंगे सर, इकट्ठे होना तो अब मजबूरी बन गया ना इन पार्टियों की। छोटी जो अब इनके पास सोर्सेज नहीं रहे, सारे सोर्सेज एक ही पार्टी की। बीजेपी का आप इलेक्टर बॉन्ड्स के केस में आपको ये फैक्ट्स क्लियर हो गया कि बाकी पार्टी छोटी रह गई हैं। अब कांग्रेस जिसने 60
साल राज किया है, वो अभी बीजेपी के आगे छोटी पार्टी है फाइनेंशियली तौर पे। आप लोग उनको भी पैसा नहीं ज़्यादा देना चाहते। और इन्होंने जो पैसा लिया वो ब्लैकमेल करके लिया, उन्होंने ब्राइब लिया। दिस इज़ द ब्राइब। पहले इनकम टैक्स का रेड कराओ, पहले ईडी का रेड कराओ और बाद में 200 करोड़ रुपये ले लो, 150 करोड़ ले लो। और ये तो अमाउंट है जो आपको नज़र आ रही है। जो अंडर द टेबल ली होगी वो भी आपको हमारे सिस्टम के बारे में पता ही है। ये जो रकम इन्होंने जो इलेक्टर बॉन्ड है ये अलग है, और इस अंडर द टेबल इन्होंने कितने 1000 करोड़ रुपये इकट्ठा, इसलिए तो ये किसी को भी खरीदने की हिम्मत रखते हैं। अब एवरी कोई आप भी जाएंगे वहाँ धरने के लिए दिल्ली में? देखो, हम तो लीगल फाइट लड़ने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। और ये जो केसेस हैं करप्शन के चार्जेस, ये सबके बराबर पे लगने चाहिए। हम बोलते हैं अगर जिसने भी करप्शन की है तो उसको ट्रायल फेस करना चाहिए। ये हम नहीं बोलते कि अगर किसी बंदे ने के पास ये दिस इज़ नॉट द टाइम टू अरेस्ट सच ए पर्सन। अभी 2 साल का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये क्या सिस्टम है? ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? आप किसी को भी इलेक्शन नहीं लड़ने दोगे। जो आपने 400 सीटें बोला तो आप तो जीत के 400। अभी आप सबकी कांग्रेस के नेता को भी पकड़ लो। अभी बिहार में जाके उस नेता को भी, लालू जी के बेटे को भी अरेस्ट कर लो। आप सारी नेता को अरेस्ट कर लो। आपके सामने तो इलेक्शन लड़ेगा कोई नहीं। आप इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है आपको? मोदी जी, आपको इलेक्शन करानी नहीं चाहिए। आप जीत गए, अनाउंसमेंट कर दो। और मेन मुद्दा जो ईवीएम की मशीन्स का है, बस उस पर हमें नहीं आने देना, उस पर हमें नहीं आने देना। वो एक मुद्दा था जो मेन जनता ने लड़ना था। कभी किसानों का मोर्चा आ गया, कभी कुछ आ गया, मगर मेन मुद्दे पे जनता जो लड़ नहीं पाई है। और अभी दूसरा इलेक्टर बॉन्ड आया तो लोगों के सामने कोई जो तस्वीर आई थी उसको छुपाने के लिए इन्होंने घबराहट में पकड़ा, और ये उनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। और ये मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना ये मोदी जी की आखिरी लड़ाई समझ लो। दिस इज़ द लास्ट वॉर ऑफ मोदी जी। ये उनको बहुत महंगी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया का कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारी पार्टी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है या किसी और पार्टी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, इंडिया में फेडरलिज्म को बचाने के लिए, फेडरलिज्म मीन्स स्टेट का क्या रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, इसको उस संदर्भ में देखना चाहिए। सिर्फ एक ही पॉइंट, केजरीवाल जी का जो पॉइंट है वो एक मेन पॉइंट बन जाता है, परंतु क्या हो रहा है जब से मोदी सरकार आई है? पहले तो एलजी ने इतना तंग किया कि वो कहते कि दिल्ली की सरकार चलने नहीं देती, क्योंकि डर अंदर कि फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर केजरीवाल बन सकते हैं, उनमें काबिलियत है। इनको अपनी जो लोगों के वेलफेयर के लिए स्कीम्स को आगे ही ना लाने दें, और हर जो सर्विस दी उसमें जो है वो अड़चन डाली, प्रॉब्लम डाली, इशू क्रिएट किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एग्जेक्टिव पावर जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट में वेस्ट करती है, एलजी में नहीं करती। और क्या किया इन्होंने बाद में? ऑर्डिनेंस ले आए और ऑर्डिनेंस में क्या किया? सेंट्रल सर्विसेज के रूल ही चेंज कर दिए। उसमें कहा कि भाई ये जो चीफ सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी है और सीएम है, ये तीनों मेजॉरिटी से जो है वो फैसला करेंगे। अब मेजॉरिटी आप बताओ कि 2 तो इनके ही हो गए, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, तो इसका मतलब सीएम 0। ये ऑर्डिनेंस और बाद में पार्लियामेंट में पास किया। और साथ क्या राइडर है कि चीफ सेक्रेटरी एजेंडे को वीटो कर सकता है चाहे सीएम बैठा हो। और दूसरा राइडर क्या है कि एलजी सारे फैसले को कमेटी के वो वीटो कर सकता है। भाई कमाल है, ये डेमोक्रेसी है। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके खिलाफ है कि इलेक्टेड सीएम, इलेक्टेड कैबिनेट कुछ नहीं कर सकती। यहाँ से शुरू हुआ और बाद में सिसोदिया साहब को गिरफ्तार किया क्योंकि वो न्यूयॉर्क टाइम्स में मशहूर हो गए, क्योंकि प्रेसिडेंट जो यूएसए की फर्स्ट लेडी ने इनके स्कूलों की तारीफ कर दी, क्योंकि यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं 2, उन्होंने आकर कहा कि ये मोहल्ला क्लिनिक्स बहुत बढ़िया हैं। और WHO ने भी उसको सराहा। स्कूलों को तकरीबन 12 प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर ने सराहा
और इनसे सहन नहीं किया गया। और ये कारण था। और सिसोदिया केस क्या है, मुझे ज़रा 5 मिनट आप देंगे तो क्लियर बात हो जाएगी। केस क्या है? सिसोदिया साहब की FIR किसने करवाई? सक्सेना साहब LG, और होम मिनिस्ट्री से CBI को चला गया कि इन पर एक्शन लिया जाए। और चार्जेस क्या लगाए कि इनके पास मल्टीपल, पहले चार्जेस आप पढ़ो, मल्टीपल जो है वो इनके पास जो है मोबाइल फ़ोन्स हैं। इन्होंने कैबिनेट से अप्रूवल नहीं ली। आपने क्या लेना है, कैबिनेट से अप्रूवल उन्होंने लेकर ही करना था, वो उनके साइन है फाइल्स में, कैबिनेट से अप्रूवल क्यों नहीं ली। और इन्होंने साउथ ब्लॉक, इंपॉर्टेंट बात है, साउथ ब्लॉक को 100 करोड़ की रिश्वत दी। साउथ ब्लॉक वही है रेड्डी एंड पार्टी और के कविता, जो अब बात खुल रही है, जो अब अप्रूवर बन गए हैं। तब CBI ने आप कहा कि साउथ ब्लॉक को, और शुरू में कहा 144 करोड़ का घोटाला है और 1 करोड़ सिसोदिया साहब की कंपनी को गया है। वो तो मिला नहीं, कोई कंपनी भी नहीं मिली, 1 करोड़ भी नहीं मिला। हाँ, 144 करोड़ में से 100 करोड़ जरूर CBI ने भी माना था और अब भी मान रहे हैं, रेड्डी साहब भी मान रहे हैं। तो सिसोदिया साहब पर केस, रबीरो साहब का आर्टिकल पढ़ो जो DGP भी रहे हैं और शायद गवर्नर भी रहे होंगे। वो कहते ही ये तो मैं तो पुलिस में रहा हूँ, कोई केस ही नहीं बनता, ट्रेल नहीं अभी प्रूव हुई, तो ये अंदर किस लिए हैं? चलो कोर्ट में केस चलता, उसके बाद आदमी अंदर हो जाता। तो ये तो पहले ही जो है दोषी करार दे दिए गए, डिक्लेयर कर दिया। और बाद में संजय सिंह जी का पता है कि कोई वो दीपक अरोड़ा था, वो कहते रेस्टोरेंट में मिला, उसने बताया कि इन्होंने भी रिश्वत ली है। पहले तो यहाँ से ही बात शुरू हुई ना, बाद में ईडी गई। अब केजरीवाल जी, और सारा मैं रिपीट नहीं कर रहा कोई बात, इन्होंने डिटेल में बता दिया कि कैसे जो है इन कंपनीज़ ने, खासकर जो अरविंद फार्मा है मैं बात करूँगा, 12 ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पर ईडी और CBI के प्रभाव से जो है बाद में ब्लैक मनी आई। पहले प्रेशर डाला गया और उन पर थोड़ा पैसा आया और प्रेशर डाला, थोड़ा पैसा आया और प्रेशर डाला, कुल मिला के 59.5 करोड़ 60 करोड़ के लगभग इस कंपनी से भी लिया। और ये सारा दिल्ली, देखो ओवरऑल देखो आप, इसको छोड़ दें, आप छोड़ मीडिया, इसको भी छोड़ दें। ओवरऑल क्या है, EC और CEC का जब 5 जो मेंबर बेंच ने पास किया कि भाई ये अरुण गोयल को कैसे बना दिया भाई आपने, हमें फाइल दो, हम प्रोसीजर देखना चाहते हैं, क्राइटेरियन देखना चाहते हैं क्या है, तो वो कोई जवाब नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, चंद्रचूड़ जी ने कहा कि, और वो जो 5 बेंच जो है वो था 5 जजेस का बेंच, उसमें ये कहा गया कि भाई एक प्राइम मिनिस्टर, एक LOP लीडर ऑफ अपोजिशन और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर का चयन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। भाई खलबली मच गई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे। जब आप पाक साफ हैं तो आपको खतरा क्या है कि आपने, ज़रूरत ही नहीं है डेमोक्रेटिक प्रोसीजर की, फिर 3 में से 2 हो गए, जो मर्जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रख लो। और मैं लास्ट बात करना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, ये आपको पता कहाँ से बात चली थी? रघुराम राजन एक ऐसे गवर्नर थे जो वन ऑफ द बेस्ट गवर्नर्स, जिन्होंने 2 साल में 13 में आए और 15 तक इन्फ्लेशन रेट 9.7% से 3.25% कर दिया, 3.7% कर दिया, और भारत के फॉरेन एक्सचेंज 30% बढ़ गए। उनको इन्होंने हिंट दे दिया, सिग्नल दे दिया कि सेकंड टर्म नहीं मिलेगी, 16 के बाद मिलनी थी। वो कहते जी छोड़ो, मेरे पास तो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ की अपॉइंटमेंट है, मैं जा रहा हूँ। नाराज़ होकर गए क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की बात उनसे की, वो कहते ये RBI कर सकता है। और बाद में डिटेल है, उर्जित पटेल जी आ गए जो डिप्टी गवर्नर से गवर्नर बने, और वो इनके अपने आदमी थे, इन्होंने चॉइस की, पर वो भी बहुत नाराज़ हुए
वो कहते जी 2 पॉइंट पर मैं नाराज बहुत हूं और छोड़कर जा रहा हूं। नंबर 1, ये आरबीआई के एक्ट में चेंज करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के बैंक्स को ये जो बॉन्ड्स हैं वो इजाज़त दी जाए कि वो बॉन्ड ले सकते हैं कंपनी से। ये सिर्फ आरबीआई एक्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ले सकती है और कोई संस्था नहीं ले सकती। सो आई एम अगेंस्ट अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट। और जेटली को एक मीटिंग में इन्होंने साफ कहा कि भाई नो अमेंडमेंट, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी होगा कि जो आप फिजिकल फॉर्म में दे रहे हैं और इसको गुप्त रख रहे हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है। और उन्होंने ये बात, एक सीसीबी होती है, सेंट्रल कमेटी ऑफ बोर्ड, उसमें उन्होंने रखी उर्जित पटेल ने। जेटली साहब जो है चुप रहे, बिल्कुल ना उन्होंने हाँ या ना। उन्होंने फिर कहा कि मैं कह रहा हूँ ये दोनों काम, और एक अगर कुछ करना है तो ये डिजिटल करो, उस कंपनी से डिजिटल डाटा आरबीआई में आए, आरबीआई कन्वर्ट करके उनके बैंक में भेजे, जिस पार्टी के बैंक में भेजना है उस बैंक से डिजिटली वो विड्रॉ करे, सारा काम डिजिटली हो, कोई भी गुप्त चीज़ ना की जाए। ये 2 पॉइंट है, पहला आरबीआई, दूसरा गुप्त नहीं होना चाहिए। वो कहते मैं हैरान हुआ, 2 महीने बाद मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, मिनट्स आरबीआई के बोर्ड की कमेटी के, क्या पढ़ी कि भाई गवर्नमेंट जो चाहती है उसको करने देना चाहिए, आरबीआई को इसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। एंड दैट पर्सन रिज़ाइन करके गए, ये बताते नहीं किसी को। ये चैनल्स का जो टीवी चैनल, आप लोगों का शुक्रिया कि आप आते हैं, सारी बात सुनते हैं डिटेल में। सोशल मीडिया का शुक्रिया, आप लोकल जो है वहाँ पर किसी को नहीं बताते क्या हुआ। और मैं भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रहा हूँ, आई नो। मुझे आज मोदी साहब ये बता दें कि उस मीटिंग में कितने गवर्नमेंट के डायरेक्टर थे और कितने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। मेजॉरिटी एब्सेंट थी, तो मोदी साहब की डायरेक्शन थी अकेली। अगली रणनीति की होगी किस चीज़ से? देखो सारे ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਲੋਕੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਮਾਧੁਰਿਆ ਤਲਵੇਦੀ ਮੈਡਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਲਾਅ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੇਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਫੇਵਰਟ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਨੀਕਾਰਕ। ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਮਗਰ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਹੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਕਵਰੀ ਅਫੈਂਸ ਮੇਡ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਪਵਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, 1 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਤੇ ਪਾਮਾ ਫੈਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਕਵਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼, ਜਿਹਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੇਲ ਕਰਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਥ ਰੈਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਲ ਤੇ ਆਇਆ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼, ਔਰ ਉਹਦਾ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਚੋਰੀ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਾਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਡਾਕਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ।